चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस बीच एक बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीरभूम हिंसा पर सरकार की कार्रवाई। रामपुर हाट के एसपी डीओ सस्पेंड किए गए हैं। हिंसा में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फोरेंसिक जांच जारी है। नमूने लगातार इकट्ठे किए जा रहे हैं, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। बीरभूम हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। हिंसा में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक उन पर कार्रवाई हो रही है। फोरेंसिक की जांच जारी है, नमूने लगातार इकट्ठे किए जा रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज, बीरभूम हिंसा से जुड़ी एक खबर आई है कि 20 लोगों को अब तक अरेस्ट किया गया है और एक अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया है। जी देखिए, वहाँ पे जिस तरह से कार्रवाई शुरू हो चुका है और एक अधिकारी को सस्पेंड करने के साथ साथ करीबन 20 से जो लोग हैं उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर घटना किस वजह से हुई और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, क्या था पूरा मकसद जानने की कोशिश कर रही है। देखिए, वहाँ पे जो भी घटना हुआ है उन्हें तथ्यों को बाकायदा एकत्रित किया जा रहा है। जिस तरह से देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने को कहा है और साफ तौर पर पूरा मामला जो भी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं उन्हें सीसीटीवी कैमरे में रखा जाए, क्योंकि देखिए छिड़कानी न हो। क्योंकि वहां के जो गांव के लोग हैं या जो भी बीजेपी के लोग हैं लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं जो तत्व है या जो भी एविडेंस मिलेंगे उनके साथ छिड़कानी किया जाएगा, उन सब चीजों को दबाया जाएगा। इन सब चीजों को लेकर कोर्ट भी सख्त हुआ है और लगातार देखिए विरोधी दल के जो नेता है यहाँ पे इनका कहना है कि इस मामले की पूरी सीबीआई जांच हो और कोर्ट में इसी मामले पे कल एक हलफनामा दायर किया गया। बिल्कुल मनोज, आप सही कह रहे हैं कि जितनी देरी होगी उतना ही असर पड़ेगा इस जांच पर, सबूतों पर। राजीव, एक बार फिर से मैं आ रही हूं। राजीव, एक छोटा सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण है। पहले हिंसाएं हुई, लेफ्ट की सरकार थी, फिर दीदी आई। ये हिंसक घटनाएं कम होने की बजाय अगर बढ़ी हैं तो इसका एक ही मतलब है राजीव, या तो कानून व्यवस्था कमजोर है। एक बड़ी खबर, मैं आ रही हूं इसी सवाल के साथ वापस। पीड़ित परिवारों का प्रशासन पर बड़ा आरोप, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया प्रशासन ने नहीं कराई मृतकों की पहचान। ये परिजन कह रहे हैं बिना पहचान के सभी को दफन किया गया परिवार की तरफ से। प्रशासन पर यह बड़ा आरोप। शुभांकर भट्टाचार्य जी, आपको इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं राजीव के पास पहले जा रही हूं। राजीव, अगर ऐसे तत्वों को जगह मिल रही है तो इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार? या तो कानून व्यवस्था कमजोर है या फिर इन लोगों को जानबूझकर पनाह दी जा रही है, क्योंकि हिंसक घटनाएं कम होने की बजाय बढ़ी हैं। देखिए, बंगाल में चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी इतने लंबे समय तक रही थी और उसका एक कार्डर बेस्ड वो पार्टी है। मैंने जो बंगाल में देखा है, मैं कम से कम 3 इलेक्शंस में गया हूँ और ग्रामीण इलाकों में गया हूँ। आप बंगाल के गांव-गांव में अगर आप जाएंगे, गांव में और कुछ प्रखंड में, ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर पक्के और अस्थायी पार्टियों के दफ्तर, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर बने हुए थे, जिसमें होल टाइमर लोग वहाँ पर रहते थे। हालत ये थी कि पुलिस और प्रशासन के पास जाने के बजाय वहां के जो लोकल लोग हैं अपनी समस्याओं को लेकर के उस पार्टी ऑफिस में जाते थे और पार्टी ऑफिस का वो नेता प्रशासन को निर्देश देता था उस हिसाब से। तो एक पैरेलल गवर्नमेंट, एक तो आपकी सरकारी मशीनरी चलती है, दूसरी तरफ एक जो पार्टी का दफ्तर है वो प्रशासन और पुलिस का काम करने लगता है। मैंने अब बाद में देखा कि वो उसमें से ज्यादातर जो दफ्तर पक्के मकान और कम्युनिस्ट पार्टी के थे, अब ज्यादातर दफ्तर टीएमसी के कई जगह आप जाकर के देखेंगे तो दफ्तर वही है, बोर्ड बदल गया, अब वो टीएमसी के नेता वहां पर बैठते हैं और ठीक उसी तरह का कल्चर वहां पर भी काम करने लगा। ये एक स्थिति है जो देश के दूसरे राज्यों में मुझे देखने को नहीं मिली है। ऐसी स्थिति केरल में आप देख सकती हैं और ऐसी स्थिति केरल के कन्नूर इलाके में तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है और ऐसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल में के ग्रामीण इलाकों में है। उससे होता क्या है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी पूरी आस्था जो है उस सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ रहती है और इतना प्रभाव, इतना दबाव और इतना आतंक सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों का उनके दिमाग में रहता है कि जिसकी वजह से स्थितियां गड़बड़ होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जो अभी खबर आपने बताई कि परिवार वालों का आरोप है, मैंने आपको पहले ही बताया कि फायर ब्रिगेड के लोग जब वहां पर पहुंचे थे, जिस हालात में शव थे वहां पर, फायर ब्रिगेड के लोगों को यह पहचानना मुश्किल हुआ था कि इसमें महिला कौन है, पुरुष कौन है। इतनी बुरी तरह शरीर झुलस गए थे। मैंने आपको बताया, उस घटना को बार बार बताने से बहुत ही मन भी खराब हुआ जा रहा है। तो एक बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल जिस भी स्थिति में जा रहा है, 21वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल को यहां नहीं होना चाहिए था। इसके लिए चाहे जो सी पार्टियां जिम्मेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक बड़े
विपक्ष के तौर पर पहुंची है, लेकिन बात वही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी 70% जो लोग हैं वो टीएमसी से ही आए हैं। वो वही लोग हैं जो कम्युनिस्ट से टीएमसी में आए। मैं आपको ग्राउंड लेवल की और उसके थोड़ा ऊपर मिड लेवल की बात कर रहा हूँ। वही लोग हैं जो कम्युनिस्ट से टीएमसी, सत्ता बदली तो टीएमसी के हो गए, और टीएमसी से जो बीजेपी में लोग हैं 70% वही लोग हैं जो टीएमसी से निकल करके बीजेपी की तरफ गए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बंगाल की है, और मुझे लगता है शायद ग्राउंड लेवल पर हिंसा और नफरत के माहौल की सबसे बड़ी वजह यही है। शुद्धो जी मैं आऊंगी, लेकिन शुभाकर भट्टाचार्य जी आपको जवाब देना चाहिए। एक तो ये कि अभी आप, जब मैंने सवाल पूछा तो आप मुकर गए कि परिवार का ऐसा कहना नहीं है, लेकिन परिवार का कहना है प्रशासन पर बड़ा आरोप कि अपनों को देखने तक नहीं दिया गया, हमारे बिना ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दूसरा, राजीव ने जो सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल के लिए 21वीं सदी में इससे बड़ा दुर्भाग्य का समय कुछ नहीं हो सकता है। यहां पर दीदी की सरकार, उनके अपने लोग सुरक्षित नहीं है, जिंदा जलाए जा रहे हैं। माफिया गुंडों की ताकत इतनी बड़ी हो गई है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जहां तक बात ये आती है कि वहां की जो स्थिति है, और अभी राजीव रंजन जी के कुछ पॉइंट पर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो बच्चे जलाए गए ना वो किसी पार्टी के नहीं थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो बात ये है कि हमारे अपने जो मनोस्थिति जो है वो हम लोग इमोशनल जरूर, इस पर सबसे ज्यादा ये होना चाहिए कि हम बच्चों की भी उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। वो बच्चे किसी पार्टी के नहीं थे, लेकिन एक ये दुखद घटना घटी। अब बात ये आ रही है कि परिवारजन क्या कह रहे हैं। देखिए, आज मैं ये जो चर्चा जो मैं कर रहा हूँ, मैं खुद भी कोलकाता जा रहा हूँ और मैं एक हाईवे के मोटेल में रुक के मैं आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूँ। तो वहां की जो स्थिति के बारे में जितनी चर्चा, जितनी बातें मुझे वहां से पता चली, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। और जहां तक मुझे पता है, परिवारजनों के साथ इस समय वहां के जो हमारे जो विपक्षी दल के जो लोग हैं वो लोग भी जाके मिलते हैं और कोशिश करते हैं। अब परिवारजन किसके प्रभाव में आके ऐसी बातें कर रहे हैं मुझे नहीं पता, जो कि यही परिवारजन कल तक की जो बात थी वो ये थी कि नहीं, हमारे में से कुछ लोग गए थे, कुछ लोगों को रोका गया था क्योंकि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी दी जा रही थी, लेकिन उनके परिवार के कुछ लोग वहां पे मौजूद थे। ऐसी बात जो वहां के परिवारजनों ने खुद मानी थी। आज वहीं पे ये दूसरी डायलॉग यहाँ, तो इसके विषय में कोई किसी जब तक जांच ना हो, कि मेरा भी कहना है एक राष्ट्रीय चैनल पर ये उचित नहीं होगा, क्योंकि जांच वहां पर जारी है। दूसरी बात, नहीं, जांच का इंतजार तो हम कर रहे हैं, लेकिन इतनी देरी क्यों? आप आज जा रहे हैं, दीदी जो कि सीएम है उनको उसी वक्त जाना चाहिए था, 2 दिन के बाद जा रही, तमाम बयान देने के बाद। ये भी तो समझ से परे हैं। और क्या पीड़ित परिवार झूठ बोलेगा, ये बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाकी मेहमानों के पास मैं नहीं आ पा रही हूं, लेकिन इस बीच एक खबर का रुख कर लेते हैं जल्दी से। इसी से जुड़ी हुई है रामपुर हाट के बागतुई गांव में सोमवार रात में आग की चपेट में आकर एक नवविवाहित जोड़ी की भी दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अभी 2 महीने पहले ही काजी साजिदुर रहमान की शादी लिली खातून के साथ हुई थी। ये देखिए, दर्दनाक खबर है बहुत ज्यादा। एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।